गुड मॉर्निंग बॉयज़ गर्ल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, आज ही क्लास में मैं आपको मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। लॉ ऑफ डिमांड से पहले मांग क्या होती है या डिमांड क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने है, किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांग से अभिप्राय वस्तु की वह मात्रा होती है जिसे उस कीमत पर प्रति समय इकाई खरीदा जाता है। यानी कि इस मांग के डेफिनेशन से आप समझ पा रहे हैं कि अगर किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत दी हुई है तो उस कीमत पर हम उस वस्तु की कितनी मात्रा उस समय खरीदेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? मांग। इस केस में दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, एक तो कीमत और एक समय। ये दोनों मांग की जो डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट होती है। कीमत आपका दिया हुआ है एवं मांग उस पर यूनिट टाइम में जो आप खरीद रहे हैं वो भी आपका दिया हुआ है। अब देखिए, ये तो मांग की परिभाषा है। जो आज का टॉपिक है वह है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब मांग का नियम इकोनॉमिक्स में, स्पेशली व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ मान्यताएं ले लेते हैं हम, जो कि आगे मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले इसकी आप परिभाषा लिख लें। अन्य बातें समान रहते हुए, यानी अन्य बातों को हम स्थिर मान लिया है, अन्य बातें समान रहते हुए, इसको हमने सेटेरिस पेरिबस कहते हैं। इस चीज़ को, जो अन्य बातें समान रहते हुए होती हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबस कहते हैं इसको। अन्य बातें समान रहते हुए किसी वस्तु या सेवा की कीमत में, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। यानी मांग का नियम कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। अब देखिए, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि अन्य चीज़ें समान रहते हुए, अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मात्रा की मांग कम हो जाती है, एवं अगर वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी कि विपरीत संबंध है कीमत एवं उसकी मांग की गई मात्रा में, जिसको हम ऋणात्मक संबंध कहते हैं। नेगेटिव जो रिलेशनशिप होता है, ये मांग का नियम हमें बताता है किस किस के बीच में। किसी वस्तु की कीमत जनरली प्रति इकाई कीमत होती है एवं उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में, इसमें विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब देखिए, मांग का जो नियम है वह हमें सिर्फ एक दिशा बताती है परिवर्तन का, यानी ये एक गुणात्मक कथन है जिसको हम क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं।
गुणात्मक कथन का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की मांग की गई मात्रा एवं उसकी कीमत में किस प्रकार का संबंध है? विपरीत। तो ये परिवर्तन की दिशा को जरूर बताता है, परंतु ये कितना परिवर्तन होता है इसको हमें नहीं बताता है। यानी कि ये परिमाणात्मक जो संबंध है वो नहीं बताता है कि वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि मांग का नियम केवल मांग में परिवर्तन की दिशा, जो कि मैंने बताया क्या दिशा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा है, को बताता है। मांग में परिवर्तन के परिमाण, मतलब उसमें कितनी इकाई मांग की मात्रा में परिवर्तन हुई है, उसको नहीं बताता है। तो अगर हम रेखा चित्र से मांग एवं उसकी कीमत में रिलेशनशिप बताएं, तो वाई एक्सिस में अगर हमने प्राइस ली है px प्रति इकाई कीमत किसकी? x वस्तु की, एवं x एक्सिस पे अगर उसकी वस्तु की मांग की मात्रा इकाइयों में ली है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे कीमत घटती है ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे वैसे वस्तु की मात्रा की मांग बढ़ती जाती है। तो ये जो बाएं तरफ से ऊपर से दाएं तरफ से नीचे जो मांग वक्र है, जिसको हमने डिमांड कर्व कहा है, ये किसको दर्शाता है? प्राइस एवं वस्तु की मात्रा की ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। अब जैसे हर एक क्लास में आपको मैं बताता रहा हूँ, किसी भी लॉ, प्रिंसिपल या मॉडल में कुछ सरलता के लिए या उसको सरलता से समझाने के लिए हम कुछ मान्यताएं ले लेती हैं। अब ये मान्यताएं वास्तविक होती हैं कि नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन हमें उस प्रिंसिपल को, उस नियम को समझने में हमें थोड़ा सा मददगार साबित होती है। इसमें जो मान्यताएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि अन्य चीज़ें स्थिर रहने पे, ये अन्य चीज़ें क्या स्थिर रहती हैं उपभोक्ता की? नंबर 1 है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है उस समय काल में जब आप उपभोग कर रहे हैं। उसकी स्वाद, आस्वाद, रुचि, ये सब चीज़ें क्या रहती हैं? स्थिर रहती हैं। उपभोक्ता को भविष्य की कीमतों का कोई भनक नहीं है, मतलब भविष्य में कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं रहती है। एवं जो अन्य वस्तुएं हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन स्थानांतरण की वस्तुएं हों, चाहे वो जिस वस्तु की उपभोग कर रहे हैं उसकी स्थानांतरण की वस्तुएं हों या उसकी पूरक वस्तुएं हैं, उनकी भी कीमतें क्या रहती हैं? स्थिर रहती हैं। 5वां हम मान्यता लेते हैं, ये जो वस्तुएं होती हैं जिसका हम उपभोग वस्तुओं व सेवाओं का कर रहे हैं, जिसमें मांग की नियम लागू होती है, वो सामान्य, मतलब नॉर्मल गुड्स होती हैं। क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें जो अपवाद होती हैं, जो एक्सेप्शंस होती है लॉ में, उस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो कि सामान्य वस्तुएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर सामान्य वस्तुएं हैं, नॉर्मल वस्तुएं हैं, और ये मान्यता है कि अन्य चीज़ें स्थिर हैं, तो आपके पास में कीमत, वस्तु की प्रति इकाई कीमत एवं उसकी मांग की गई मात्रा के बीच में हमेशा ऋणात्मक संबंध मांग का नियम बताता है। अब देखिए, ये मांग के नियम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मतलब मांग का नियम कैसे काम करता है, जो कि हम आगे विस्तृत में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कौन से 2 प्रभाव है। जब हम तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र की विश्लेषण करेंगे, तब हम इन चीज़ों को ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, मांग के नियम को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आय प्रभाव, जिसको हम इनकम इफेक्ट कह रहे हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कह रहे हैं। आय प्रभाव क्या होती है, इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, अगर हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं
कि वस्तु की कीमत कम हो रही है, ठीक है ना। वस्तु की अगर प्रति इकाई कीमत कम होती है तो किसी भी उपभोक्ता या व्यक्ति की जो वास्तविक आय होती है, जिसको हम रियल इनकम कहते हैं, वो क्या हो जाएगी? वस्तु की प्रति इकाई कम होने से उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी की आय 100 रुपये है और प्रति इकाई कीमत किसी भी वस्तु का जो वो भोग कर रहा है वो 5 रुपये है, ठीक है, तो वो कितनी इकाइयाँ उपभोग कर पाएगा अगर उसी वस्तु पे सारे पूरी आय को खर्च कर देता है? 20 इकाइयाँ, 20 × 5 100 रुपये। लेकिन अगर प्रति इकाई कीमत 5 रुपये से घट के 4 रुपये रह जाता है तो अब 100 रुपये में वो कितना उसका उपभोग कर पाएगा? 25 इकाइयाँ। तो उसकी वास्तविक आय उतनी बढ़ जाती है। तो ये एक प्रलोभन रहता है किसी भी उपभोक्ता के लिए, अगर वास्तविक आय बढ़ जाता है तो वह उस वस्तु का उपभोग अब ज़्यादा करने लगेगा। अब दूसरा क्या है, आप देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर दो वस्तुओं का आप उपभोग कर रहे हैं, एक वस्तु को आप स्थिर रखते हैं, दूसरे वस्तु की कीमत में अगर गिरावट आती है तो उस वस्तु की उपभोग, आप उस वस्तु की जो कीमत है सापेक्षिक रूप में दूसरे वस्तु से और कम हो जाती है। इस कारण आप उस वस्तु की उपभोग अधिक करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक भी अवधारणा है जो कि सही है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, अगर x और y दो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, x की कीमत कम हो जाती है तो आप उसका उपभोग अब ज़्यादा करेंगे, किसके वीज़ावी? y के वीज़ावी, क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है सापेक्षिक तौर पर। जबकि आपकी जो आय है, जो आपकी वास्तविक आय है, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। ये दोनों चीज़ें आपके तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एजम्पशन हम क्या लेते हैं कि वस्तुएं किस प्रकार की हैं? सामान्य वस्तुएं हैं। परंतु इस नियम में, मांग का जो नियम है, इसमें कुछ उपवाद हैं। वो उपवाद किस लिए होती हैं? वस्तु की प्रकार के लिए अधिकतर ये उपवाद पाई जाती है। पहली वस्तु है गिफन गुड्स, जिसको हम घटिया वस्तुएं कहते हैं। इसके लिए गिफन का विरोधाभास, विरोधाभास मतलब जो आपका जो मांग का नियम है वो ऋणात्मक संबंध ना दिखाकर धनात्मक संबंध मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है, क्योंकि ये घटिया वस्तुएं होती हैं। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज किसी, ये क्या होता है, आय वर्ग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, सपोज किसी वस्तु की कीमत में सपोज वृद्धि होती है। अब वो वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई आवश्यकता की वस्तु हो सकती है जो जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है, और उसकी आय जो है उस उपभोक्ता की बहुत कम है। तो अब क्या होगा कि आप देखेंगे वो यही कोशिश करेगा कि अपनी आय का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उस वस्तु पे खर्च करे ताकि वो उसकी जीवन निर्वाह कर पाए। या फिर क्या होता है, जैसे कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे माचिस की तीली होती है, ठीक है ना, तो माचिस की तीली एक घटिया वस्तु के रूप में अगर हम मान लेते हैं तो उसकी अगर कीमत कम हो जाती है तो मांग के नियम के अनुसार तो क्या होना चाहिए कि उसकी उपभोग बढ़ जानी चाहिए। पर होता क्या है कि क्योंकि आपका वास्तविक आय बढ़ जाता है और ये घटिया वस्तु है, हो सकता है उपभोक्ता माचिस की तीली की जगह कोई गैस लाइटर यूज़ करने लग जाए और उसकी जो मांग है वो गिर जाए, मतलब कीमत गिरने पे उसकी मांग और गिर जाए, यानी धनात्मक संबंध दे दे। इस प्रकार के वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? घटिया वस्तुओं को गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स को हम क्या कहते हैं? उसका एक एक्सट्रीम केस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गिफन गुड्स।
जिसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग की मात्रा में। तो घटिया वस्तुओं का एक पर्टिकुलर जो आपके पास में केस है जिसको हम गिफन गुड्स कह रहे हैं, इसमें मांग का नियम काम नहीं करता। अब देखिए, कुछ सामाजिक स्तर प्रतीक वस्तुएं होती हैं, स्टेटस सिंबल कमोडिटीज या गुड्स कहते हैं। स्टेटस सिंबल मतलब आपकी समाज में आपका जो स्टेटस है उसके कारण क्या होता है, कभी कभी उच्च मूल्य वाली चीज़ें उसके नीचे भी है, उनको खरीदना आपके स्टेटस को बढ़ा देती है। तो उनकी कीमत जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे कोई बहुत पुरानी पेंटिंग हो, उसका कभी कभी क्या होता है, ऑक्शन होता है। उसमें आप देखेंगे जैसे जैसे ऑक्शन में बोली बढ़ती रहती है, लोग उसकी ज़्यादा बोली लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सामाजिक प्रतीक का एक स्तर प्रकट करता है कि आपका स्टेटस इस स्तर पे, तो आप जितना अधिक उसकी कीमत होती है, आप उसका उपभोग या उसको आप खरीदने में ज़्यादा आपका स्टेटस सिंबल बढ़ता है, इसलिए आप कीमत बढ़ने पर भी उसको अधिक खरीदने की मांग करेंगे। इसी प्रकार से होती है कुछ उच्च मूल्य वस्तुएं, जैसे कोई हीरे का हार है, ये भी कुछ सेकंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जितनी उसकी मूल्य होती है उतना ही उस आय वर्ग के लोग, जैसे धनी आय वर्ग के लोग अगर होंगे तो उसकी मांग अधिक करेंगे, क्योंकि वो बहुत उच्च मूल्य की वस्तु है, इसलिए उसकी मांग अधिक करेंगे। चौथा जो है वो इन चीज़ों के कारण नहीं है, सट्टा जिसको हम स्पेकुलेशन कहते हैं, वो वस्तु की प्रकार के कारण नहीं है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, आप जो सोचते हैं आगे वस्तु की कीमतों में किस प्रकार की परिवर्तन हो सकती है। ये भी मान्यता में हमने पहले ही ले लिया था कि उपभोक्ता को फ्यूचर में भविष्य के मूल्यों के बारे में कोई भनक नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है और आपको मालूम है, आपको आशा है कि और भी आगे बढ़ेगी, तो कीमत बढ़ने पर भी आप उसकी अधिक मात्रा की मांग करेंगे। तब भी क्या होता है, ये जो मांग का जो नियम है ये ऋणात्मक नहीं रह के धनात्मक हो जाता है। तो इस कुछ टाइप के वस्तुएं हैं या कुछ कारणवश आपके ये मांग के नियम में अपवाद पैदा होती हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जो लिमिटेशंस होती हैं या एक्सेप्शंस होती हैं किसी भी नियम में, ये उसकी मान्यताओं के कारण होती है, जो कि कभी कभी व्यवहारिक नहीं होती है। अब एक चीज़ जानना आपको ज़रूरी है, जिसको हम सरल शब्दों में या लेमैन के शब्दों में कभी कभी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जिसका वो क्या है, एक तो मांग में परिवर्तन, जिसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, ये क्या होती है, और मांग की गई मात्रा में परिवर्तन, जिसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों का आपको फ़र्क मालूम पड़ना चाहिए। मांग का जो नियम है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को दर्शाता है, यानी कि कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण मांग की गई मात्रा में जो परिवर्तन है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट में कर्व में अगर आप नीचे आ रहे हैं, तो आपके पास में जो मांग की गई मात्रा में कीमत में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम एक्सटेंशन, जिसको हम विस्तार कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम संकुचन कहते हैं, विस्तार एवं संकुचन भी कहते हैं मांग की। एक ही मांग वक्र पे अगर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की गई मात्रा में जो परिवर्तन दिखता है, उसको हम मांग की गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं।
परंतु दूसरी ओर चेंज इन डिमांड, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं, डिमांड में वृद्धि या कमी, ये कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होता है, लेकिन जो अन्य चीजें हमने स्थिर मान ली है, अन्य बातें समान रहने पर, जिसको हम कह रहे हैं सेटेरिस पेरिबस, उनमें से अगर किसी चीज में परिवर्तन होती है, जैसे कि अगर आपकी आय ही बढ़ जाती है तो उसी कीमत पर आपकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। आपके अगर स्वाद चेंज हो जाते हैं कि आपको उस वस्तु की उपभोग में ज्यादा रुचि है, ज्यादा स्वाद प्राप्त होती है, तो भी क्या होती है, मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के अन्य चीजें जो हमने समान रखी हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन होती है, उससे क्या होती है, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन, मांग में वृद्धि या कमी पाई जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ डिमांड। ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि लेमैन्स लैंग्वेज में मांग में परिवर्तन, मांग में की गई परिवर्तन के बीच में हम कोई डिफरेंस नहीं मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के रूप में आपको ये जानना ज़रूरी है कि मांग में जो परिवर्तन होती है और मांग की गई मात्रा में जो परिवर्तन होती है वो बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है। तो इस क्लास में आपको मांग के जो बारे में मैंने समझाया है, इसके पश्चात अगले क्लास में आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में मैं आपको अधिक जानकारी दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।